बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए अर्थशास्त्र विषय का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। 13 फरवरी को आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है और सबसे पहले जो पेपर आपके होंगे वो होगा अंग्रेजी विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों को ये अर्थशास्त्र विषय का जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये 13 फरवरी को है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर आज बताए जा रहे हैं इनमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे, इसलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। ठीक है, पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो रिक्त स्थान होंगे। रिक्त स्थान आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, तो संसाधन जो होते हैं उनका प्रयोग कैसा होना चाहिए। इसमें आपको लिखना है संसाधनों का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, तो पूर्ण आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। आर्थिक विकास से जनता को सुधार में सहायता मिलती है, तो आर्थिक विकास से जो जनता होती है उन्हें जीवन की गुणवत्ता के सुधार में सहायता मिलती है, तो इसमें आपको लिखना है जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, ये आपको लिखना है। एक चित्र दो चरों के बीच संबंध बताता है, तो एक रेखा चित्र जो होता है वो दो चरों के बीच संबंध दिखाता है, तो यहाँ पर लिखना है रेखा। वर्ग सीमा 10 और 20 का मध्य बिंदु कौन सा होता है, तो मध्य बिंदु जो होगा माय डियर फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है व्यक्तिगत इकाइयाँ। वर्ग सीमा 10 और 20 का मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है व्यक्तिगत इकाइयाँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों का अध्ययन करता है, तो वो 15 इकाइयों का अध्ययन करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 15। या फिर यहाँ पर थोड़ा है ना, ये जो वर्ग सीमा 10 और 20 का जो मध्य बिंदु है वो 15 है ना, सॉरी यहाँ पर। और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है ना, ऐसा आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको मैं सत्य वाले प्रश्न बता रहा हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ असत्य लिखना है। कुल आगम वक्र रेखा हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, सत्य सही होगा। कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होती है, तो इसमें भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, तो ये भी आपका सत्य के रूप में होगा, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। ध्यान से इस जोड़ी को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर में हमारा सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 से आपको मिलाना है। विनियोग में हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपण। बचत में आपको मिलाना रहेगा सभी छात्रों को, और वो हो जाता है रिसाव। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है, विदेशी मुद्राओं का अर्जन करना, तो यहाँ पर आपको इससे मिलाना है जस्ट सामने। ठीक है, परिवारों से जुड़े प्रवाह को चक्रीय प्रवाह कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है चक्रीय प्रवाह विल बी करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सही विकल्प में प्रश्न है वित्तीय क्षेत्र के प्रवाह, तो वित्तीय क्षेत्र के प्रवाह में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा उत्पादकों को पूंजी उधार देना। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों दान जो होता है हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स ये तीनों ही समांतर माध्य के सूत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपको करना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कुल उत्पादन से क्या आशय होता है, प्यारे विद्यार्थियों कुल उत्पादन से क्या आशय होगा, इसका आंसर मुझे आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया क्या है, तो उत्पादन जो प्रक्रिया होती है वो होती है आय पैदा करने की, तो इसमें आपको लिखना है आय पैदा करने की।
बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप मेहनत जरूर करें। ईश्वर से मैं यही कामना प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हों और अपने जीवन में आगे बढ़ें। एक शब्द या एक वाक्य में नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है सन 2007 में। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 3 भागों में। 3 भागों में। जनसंख्या की रोकथाम के कारण लिखना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? समाज को शिक्षित करना। समाज को शिक्षित करना, तो ये भी एक जनसंख्या की रोकथाम के कारण है। HDI का पूरा नाम आपको लिखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक। ठीक है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किन देशों से है? तो आर्थिक समृद्धि का जो संबंध होता है इसमें आपको लिखना है विकसित देशों से। किससे है? इसमें आपको लिखना है विकसित देशों से। ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको जो सेट पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन्हें आप IMP के तौर पर ही पढ़ें, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें।